बच्चा, इंडेमनिटी एंड गारंटी पहले मतलब समझा देती हूँ इन दोनों का, ठीक है बच्चा। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? मेकिंग गुड द लॉस। मतलब जो भी लॉस हुआ उसको आप ऐसी एक इंसान को ऐसी पोजीशन में डाल रहे हो कि लॉस ना हो। ठीक है, प्रॉफिट में, प्रॉफिटेबल पोजीशन में नहीं डाल रहे। यू आर पुटिंग द पर्सन इनटू एग्जैक्टली द सेम पोजीशन इन विच ही वाज बिफोर द लॉस हैज अकर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल, एन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इफ देर इज अ लॉस, ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट और से फायर या कुछ भी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? जो आप इतने टाइम से प्रीमियम पे करते हो, आपको एग्जैक्टली उसी पोजीशन में डाल देती है बाय पेइंग द क्लेम। ठीक है, डिपेंड करता है उसमें आपकी नेग्लिजेंस ना हो। ठीक है ना, आपको ऐसी पोजीशन में डाल देती है जो कि आप जिस पे आप थे बिफोर बिफोर द लॉस है ना। ठीक है बच्चा। अब बच्चे आ जाओ। अब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है बच्चे कौन से सेक्शंस पे प्रोवाइडेड है? आप ऊपर ऐसे लिख सकते हो कि सेक्शन 124 टू 147। नहीं लर्न करोगे तब भी चलेगा ये वाले सेक्शंस को। 124 टू 147 है बच्चे इसके सेक्शंस। ठीक है, अच्छा। अब बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इससे मैंने समझाया, ये आ जाओ। द टर्म इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। इंश्योरेंस कंपनी बच्चे ये करती है, हमें सिक्योर करती है ना, किससे? अगेंस्ट द लॉस, और टू मेक गुड द लॉस, या फिर जो हमारा लॉस हुआ उसको बिल्कुल खत्म करके हमें एग्जैक्टली उसी पोजीशन में डाल रही है जिसमें हम थे बिफोर द लॉस हैड टेकन प्लेस, और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैड सफर्ड सम लॉस। बात वही है, बस वर्डिंग्स डिफरेंट आ गई। ठीक है बच्चे। फिर the term indemnity is defined under section 124 of the Indian Contract Act. Is a if a contract by which the party promises to save the other. Basically बच्चे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? जहां पे ना दो पार्टीज है, ठीक है, दो पार्टीज हैं। एक ऐसा इंसान जिसको लॉस का डर है, और एक ऐसी पार्टी जो कि कहती है कि मैं आपको लॉस वाले टाइम पे जो हूँ ठीक कर दूंगी, आपको बचा दूंगी लॉस। दो पार्टीज। एक पार्टी जो होती है वो क्या होता है? इंडेमनिटी होल्डर। क्या होगा? यस। दूसरा जो होगा बच्चे, इंडेमनिफायर होगा, जो जो आपको इंडेमनिफाई करते हैं। ठीक है बच्चे, दो पार्टीज हैं। तो आ जाओ। अब यही तो कह रहे एक पार्टी जो है बच्चे, वन पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं सेव करूंगी तुझे अगर तुझे कोई भी लॉस होगा। ठीक है, चाहे वो लॉस तुझे तेरी गलती की वजह से हुआ, तुमने खुद गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, या किसी और की गलती थी और तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो। ठीक है, ध्यान रखना है, अपनी खुद की वजह से लॉस या दूसरे इंसान की गलती की वजह से एक्सीडेंट। एक थोड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊंगी मेरे को, मैं तुम्हें आपको इन सेक्शन से रिलेटेड। पहली चीज तो बच्चा, इसमें ना बहुत ज्यादा रट्टे रट्टे और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें से बाकी पोर्शन आपका 94 मार्क्स का है। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताए रखा है कि क्या क्या चीजें, जैसे डेफिनेशंस, कंपनी में क्या लर्न करनी है, पार्टनरशिप में हमें क्या क्या लर्न करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें 6 मार्कर में जो मैं बताऊंगी ना कि श्योरिटी की राइट्स, क्रेडिटर की राइट्स, जो मैं कहूंगी सिर्फ वो रट्टे मारने हैं। हेडिंग्स जैसे हम बिजनेस स्टडीज में करते थे ना, हेडिंग वाला, इसमें क्या है बच्चे, वैसे लर्न करना है, और आपको प्रोविजंस पता होनी चाहिए। अगर इतना भी कर रहे हो ना, मोर देन सफिशिएंट है। इसके ऊपर टाइम बैठ बैठ के वेस्ट मत करना। 6 नंबर का 3 यूनिट्स में से आते हैं, समझ गए ना? तो थोड़ा टाइम बचाएंगे। ओके, ये नहीं कि छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, कंपलसरी वाले उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। Mr. X contracts with government to return to India after completing his studies which were funded by the government. कह रहे हैं अब गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे? स्कॉलरशिप्स देती है। हाँ, उसने गवर्नमेंट के साथ प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मुझे जो मेरी पढ़ाई पे पैसे लगा रहे हो ना, मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करके बाहर इंडिया में दोबारा से आऊंगा और यहाँ पे जॉब जो दूंगा, करूंगा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. It is a contract of indemnity. तो ये भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जहां पे आप ये कह रहे हो कि आप वापस नहीं आ पाए। देखो, गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, जबरदस्ती तो नहीं करेगी, है ना? लेकिन बच्चे एक तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक तरह का ब्रीच हो रहा है। तो कह रहे वो वाला जो ब्रीच है, अब इन्होंने ये नहीं कहा दैट इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इंडेमनिफाई करेगा, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इफ यू डोंट कम बैक,
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, इफ यू डोंट कम बैक देन यू विल हैव टू रीपे मी द अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट हैज स्पेंडेड ऑन योर स्टडीज अलोंग, इवन इवन देयर कैन बी अ प्रोविजन के यू विल हैव टू रीपे इट विद इंटरेस्ट। ऐसा भी हो सकता है। अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट ने ये लिखा है ना, जैसे इसमें लिखा है कि तू मुझे पैसे वापस देगा अगर तू ज्वाइन नहीं करता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है, इंडेमनिटी है। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर आप छोड़ने से पहले, है ना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का सफिशिएंट नोटिस जो है नहीं देते हो और आप तुम कंपनी छोड़ दो, तो फिर से बच्चे वही बात है कि आपको बोला जाता है कि आप 1 मंथ की सैलरी जो है कंपनी को रीपे करोगे, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते। शायद आपने सुना हो। नहीं सुना, ऐसा होता है, आईटी कंपनीज है ना ये डीटी में वो करती है ऐसा। ठीक है। पार्टीज बच्चे वही है, मैंने बताया इंडेमनीफायर है। इंडेमनीफायर कौन है, जैसे एग्जाम्पल ले लो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो इंडेमनीफाई करेगी, जो लॉस को ठीक करेगी आपकी। ठीक है। और दूसरा इंसान क्या होता है, या तो इंडेमनिटी होल्डर मैंने आपको बताया, या फिर इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड मतलब जिसको इंडेमनीफाई किया गया। ठीक है बच्चा। तो दो पार्टीज क्या है, एक तो इंडेमनीफायर और दूसरा क्या है, इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। ठीक है बच्चे, दो पार्टीज। Example, A may contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of some ₹5,000 advanced by C to B। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है, कह रहे A ने B को कहा कि देख तेरे अगेंस्ट जो C ने केस किया है ना, क्योंकि तूने उसको 5,000 रुपए नहीं दिए, सी ने क्या किया था, बी को 5,000 रुपए दिए थे और बी ने उसको वापस नहीं किए, तो सी ना क्या कहता है, मैं तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगा। तो ए बोलता है बी तू डर मत, सी ने जो भी तेरे अगेंस्ट केस किया ना, तू वो लड़, और ये जो पैसे हैं ये मैं तेरे को दे दूंगा। तो ये क्या, अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इन कॉन्सिक्वेंस व्हेन बी इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू सी फेल्स टू डू सो। आप कह रहे हैं कि बाद में अगर बी को बुलाया गया कि तू पैसे दे, किसको, सी को, सी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124। अब फर्क क्या बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को गारंटी की आ सकती है। बस गारंटी और इंडेमनिटी में क्या आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे बेटा, गारंटी में वो ये बोलेगा कि उसने गारंटी दी है, ये लिखा होगा आपको। ठीक है। अगर उसने लिख दिया इंडेमनीफाई, तो आप इंडेमनिटी के हिसाब से आंसर दोगे, बस ये कीवर्ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है प्रांजल। अगर तो गारंटीज लिखा है मयूर तो गारंटी वाला है अलीशा, अगर इंडेमनीफाई लिखा है तो धृति किसका है, इंडेमनिटी का है। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल है, एक्स में अग्री टू इंडेमनीफाई बी, फिर से इंडेमनिटी का केस है बच्चे, against any loss or damage that may occur if a tree on Y's neighboring property blows over। क्या कह रहे हैं, X ने Y को कहा कि अगर ये जो पेड़ उगा रखा है ना, अगर ये क्या हुआ तेरे घर के ऊपर तेरे पड़ोसियों के ऊपर गिर गया, ठीक है ना, पड़ोसियों के घर के ऊपर गिर गया या उनकी गाड़ी के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर गिर गया, तो मैं तुझे पैसे दूंगा। किस चीज के पैसे दूंगा बताओ, जो लॉस हुआ प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, उसके लिए पैसे दूंगा। तो दिस इज अगेन व्हाट बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इफ द ट्री then blows over and damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence। इंडेमनिटी नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे बच्चे। देखो इस केस में क्या होगा, केस कर सकते हो आपके साथ वाले की प्रॉपर्टी से पेड़ नीचे गिर गया, फिर वो ये बोलेंगे कि क्या वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या वो नेचुरल कॉजेस की वजह से हुआ। अगर तो विंड इतनी तेज ब्लो हो गई और हमें पता नहीं था कि पेड़ की जड़ें कमजोर है, तो क्या कोई किसी का उखाड़ सकता है, कुछ नहीं, पेड़ गिर जाते हैं ना रास्ते में। तो बच्चे लेकिन अगर उसको पता था कि पेड़ जो है गिर सकता है और वो बहुत हैवी और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर नुकसान होगा, तो ऑब्वियसली देन दैट पर्सन विल बी लायबल, है ना। However, the above definition of indemnity restricts the scope of contract of indemnity as much as it covers only the loss caused by the conduct of the promisor or by any other person। कह रहे इन केसेस में भी क्या होगा बच्चा, कि एक सेकंड मैं दूबे को फोन करना भूल, अब कह रहे कि कौन दो केसेस जहां पे इंडेमनिटी
दी जाएगी, इंडेमनीफाई किया जाएगा। दो केसेस हैं। पहली चीज तो अगर प्रोमिसर की खुद की गलती की वजह से कोई लॉस हो गया या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से लॉस हो, ठीक है, किसको, प्रोमिसर को लॉस हुआ है, ठीक है ना। मेन बात है प्रोमिसर को लॉस होना चाहिए। अगर प्रोमिसर को लॉस नहीं हो रहा तो क्या कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। Thus, loss occasioned by an accident not caused by any person, आ गया, by the act of God or natural event is not covered, ठीक है, OMG. In case of Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan, 1942, decision is taken on the basis of English law. As per English law, indemnity means promise to save another harmless from the loss. मतलब कह रहे हैं क्या आप किसी को, क्या मतलब है इंडेमनिटी का मतलब क्या है, तुम प्रॉमिस कर रहे हो दूसरी पार्टी को, ठीक है, कि मैं तुझे लॉस से सेव करूंगा, ठीक है, अनदर हार्मलेस मतलब उसने खुद ने जान के कोई ऐसी गड़बड़ ना करी हो, मतलब नेग्लिजेंस नहीं हुआ, राइट। हेयर इट कवर्स एवरी लॉस वेदर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द प्रोमिसी और बाय नेचुरल कैलामिटी बाय एक्सीडेंट। एक सेकेंड, ये बोल रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है, हमारे लॉ में नहीं है। हमारे लॉ में क्या अलाउड है, नेचुरल कॉज की वजह से या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अगर कोई नुकसान हो, नहीं, लेकिन इंग्लिश लॉ में है, ठीक है, समझ गए बेटा। हाँ जी बच्चे, ठीक है बच्चे, वो पहले प्रॉमिस कर दिया था उसने। देखो, एक्स मे अग्री टू इंडेमनिफाई वाई for the loss or damage that is occurred if the tree on neighboring property blows over. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, thus a loss occasioned by an accident not caused by a person or an act of God or natural event is not covered. लेकिन ऊपर क्या है बच्चे, कह रहे हैं कि उधर पहले ही उसने कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इंडेमनिफाई करूंगा। देखो अब हो सकता है ना पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो कि तुम कोई चीज घर में ला रहे हो या पेड़ उगा रहे हो, दूसरा बंदा कह सकता है ना कि इसको कटवाओ, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, कर सकता है ना, वो होता है। तो उस केस में उसने कह दिया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तेको इंडेमनिफाई कर दूंगा, तो वो अलाउड है, वो अलाउड है। लेकिन अगर पेड़ पहले से ही उगा हुआ था बेटा, वो टूट के गिर गया, तब नहीं कुछ कर सकते, समझ आ रहा है, तो उसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर दी, ठीक है। केस करोगे तो नहीं कह रहे, कॉन्ट्रैक्ट तो किसी चीज का भी हो सकता है ना, लॉफुल है। मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, the contract of indemnity may be either expressed or implied like any other contract, right? A contract of indemnity is said to be expressed when the person expressly says that, okay, I'm going to compensate you against any sort of losses. Okay, and it is implied when it is inferred from the conduct of the party from the circumstances of the case. बोला नहीं है, सिर्फ ऐसा कर दिया कि लॉस हो गया और तुम्हें पैसे देंगे, ये यूजुअली देता ही है। देखो एक्सप्रेस जैसे एग्जाम्पल ले लो इंश्योरेंस का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, एक और एग्जाम्पल ले लो। अब क्या हुआ, पड़ोसियों के घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बेटा, एक बारी ना क्या हुआ, उनकी वजह से मेरी दीवार टूट गई, ठीक है, वॉल टूट गई, तो ना उन्होंने क्या किया, मुझे कॉम्पनसेट कर दिया या दीवार बनवा के दे दी, ठीक है। साथ में बच्चे बाद में दोबारा से फेंस में प्रॉब्लम आ गई, बिना बोले ही उन्होंने दोबारा से मेरी फेंस बनवा के दे दी इम्प्लाइड, ठीक है बच्चा। A contract of indemnity is like any other contract and must be fulfilled. वही है essentials, देखो है तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रही हूँ, तो 10 valid essentials of a contract must be fulfilled. Yes. Example, A asks B to beat C, कल वाला सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, and he will indemnify him against any other consequences. अगर से सपोज C ने B के अगेंस्ट केस कर दिया या पुलिस ने पकड़ लिया उसको, तो अगर बच्चे इसने ए ने बोल दिया कि मैं तेरे को फिर भी उसके लिए कंपनसेट करूंगा, कल को अगर ए मुकर जाए, क्या बी ए के अगेंस्ट केस कर सकता है कि तूने मुझे जब मैंने मारा और तूने बचाने नहीं आया, पुलिस से छुड़वाया नहीं, करे नहीं, वाई, अनलॉफुल है, अनलॉफुल है इसलिए, तो करे
A cannot be enforced. Promise of A cannot be enforced. Suppose B beats C and find 1000. B cannot claim this amount from A because the object of agreement is unlawful. ठीक है बच्चे? The contract of fire and marine insurance is always a contract of indemnity. But can a life insurance contract be ever a contract of indemnity? No. कोई इंसान मर जाए तो क्या उसकी भरपाई तुम पैसे से कर सकते हो? कंटिंजेंट तो बेटा सारे ही होते हैं. कंटिंजेंट तो सारे मे और मे नॉट हैपन. तो फायर मे और मे नॉट ब्रेक आउट. नो बेटा. जनरल जनरल इंश्योरेंस. ठीक है बेटा. जनरल. वही कह रही कंटिंजेंट है ना. वो भी तो कह रही लाइफ में. क्या वो तो हर चीज ही बच्चे. बल्कि लाइफ जो है वो कंटिंजेंट नहीं है क्योंकि वी आर मॉर्टल्स. हमने तो मरना ही है. लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि एक्सीडेंट होगा ही होगा. आग लगेगी लगेगी. समझ गए बच्चा. तो कंटिंजेंट तो नहीं है लाइफ इंश्योरेंस. जनरल. ये उसमें ये जनरल इंश्योरेंस में याद रहता है फायर एंड मरीन. और लाइफ इंश्योरेंस जो अपनी खुद की इसकी बहुत बड़ी कैटेगरी होती है लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है. जब आप इंश्योरेंस पढ़ोगे बीकॉम में तो आपको 3 तरह के इंश्योरेंस ही बोलेंगे. लाइफ मरीन एंड अपना ये फायर. ठीक है. जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अपनी एक ब्रॉड कैटेगरी है. लाइफ इंश्योरेंस अलग से है. इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कोई इंसान मर जाए उसका अगर आपको मिलता भी है ना कंपनसेशन तो उस इंसान की कमी या भरपाई कोई नहीं कर सकता. समझ रहे हो. ऐसा माना जाता है. नहीं कर सकता ना बच्चे. पैसे को कोई इंसान कोई पैसा रिप्लेस कर सकता है जहां पे भी अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है. लेकिन अगर फायर लग जाए तो गुड्स जो जल गए उसकी जगह दूसरे आ जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा. मेरा कौन सा प्यार है गुड्स से. ठीक है. लाइकवाइज फॉर मरीन. तो ये जो लाइफ और मरीन है या जो आप एक्सीडेंट्स वगैरह की बात करते हो दीज आर अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. एंड दे आर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड. आप कह रहे हैं जो इंडेमनिटी होल्डर है. इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको इंडेमनिफाई किया गया है. ठीक है. कह रहे हो उसकी क्या राइट्स हैं जब उसके अगेंस्ट केस हो. जब उसके अगेंस्ट केस हुआ बेटा. प्रोमिजी. प्रोमिजी कौन होता है? एक्सेप्टर. ठीक है. प्रोमिजी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. जो कि अपने जो भी प्रॉमिस किया हुआ है उसी के अंदर अंदर काम कर रहा है. ठीक है. इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर और द इंडेमनिफायर. तो यहाँ पे बच्चे प्रोमिजी कौन है बच्चे? पॉलिसी होल्डर या इंडेमनिटी होल्डर. पॉलिसी भी नहीं कहूंगी इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है बेटा. और यहाँ पे प्रोमिसर कौन है बच्चे? इंडेमनिफायर जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपका लॉस जो है वो भरपाई करूँ. ठीक है बेटा. ऑल damages which may be compelled to pay in any suit. तो अगर लॉ ने कह दिया कि ये जो है तेरे को पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है. तो ऑब्वियसली कौन देगा? वो इंडेमनिफायर पे करेगा. दूसरा ऑल कॉस्ट्स which have been compelled to pay in bringing defending the suit. ठीक है. लॉयर की कॉस्ट नोटिंग प्रोटेस्टिंग चार्जेस वगैरह सब कुछ. ठीक है. हाँ जी. अच्छा बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं करूंगी आपका लॉस सारा खत्म. व्हाई? ही इज गेटिंग द इंश्योरेंस इन रिटर्न. And moreover, even if he is not he is not getting any premium beta, even if he is not getting एक second beta, Anshika, in case even if he is not getting in any this thing compensation, सिर्फ यही कह देना. समझो. यही कह देना कि मैं आपको इंडेमनिफाई कर रहा हूँ और दूसरी पार्टी कह देती है ओके मैं आपसे पॉलिसी करा रही हूँ. दैट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन. वो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी करेंगे कि आपने मुझे वादा कर दिया कि आप मेरा लॉस फुलफिल करोगे गुड करोगे और मैंने आपके ऊपर विश्वास कर लिया ना. कह रहे दैट इज सफिशिएंट. दैट इज सफिशिएंट बॉस. ठीक है प्रांजल. Not getting the logic, but otherwise if you talk about any sort of insurances, right, you're bound to pay the insurance premium. अब हो सकता है ना यहाँ पे जो इंडेमनिफायर है उसकी कोई गलती की वजह से कोई आगे से अप्पा पड़ो केस हुआ.
जो इंडेमनीफायर है, अब उस केस में हो सकता है ना कि उसकी गलती की वजह से, क्योंकि उसने कोई चीज कही, देखो मेरी बात सुनो, है ना, बहुत बार ऐसा होता है। एग्जाम्पल, एक ए है, उसने बी को कहा कि तू यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, बहुत बारी होता है। अगर तेरा यहाँ पे नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि तुम्हारे विश्वास पे उसने अपने पैसे लगाए ना वहां पे। बात समझ गए? Any sums which he may have paid under the terms of any compromise of suit. अगर केस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, कॉम्प्रोमाइज वाले टाइम पे जो भी पैसे दिए, तो मैं कह सकती हूँ मोटा मोटा जितना भी पैसा केस के दौरान में लगा, वो सारा का सारा कौन इंडेमनीफाई करेगा? इंडेमनीफायर करेगा। और वो तीन चीजें कौन सी है? कोई भी डैमेज, कोई भी डैमेज, फिर कोई भी कॉस्ट, और तीसरी चीज कोई भी सम जो कि कॉम्प्रोमाइज में पे किया। तीन चीजें, कोई भी डैमेज, कोई भी कॉस्ट, या फिर कोई भी सम आउट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। ठीक है, चलो आगे। When does the liability of an indemnifier commence? कह रहे किस टाइम पे इंडेमनीफायर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है? कह रहे as soon as the indemnity holder becomes absolute and certain की लॉस हो गया है। जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर को पता चल गया कि लॉस हो गया है, एब्सोल्यूट मतलब हो गया है, या ही श्योर के हो जाएगा, अभी मेरे को पैसे भरने पड़ जाएंगे इतने, उसी टाइम इंडेमनिटी होल्डर जो है उसकी लायबिलिटी राइज हो जाता है, एंड ही मस्ट पे द इंडेमनिफाइड। ठीक है बेटा, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ कहा नहीं है, पर कह रहे हैं साइलेंट है, मतलब कुछ बोला नहीं है, पर फिर भी क्या कह रहे हैं? ऑन द कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। हमने पढ़ा था ना सोर्सेज ऑफ लॉ में कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी होती है, मतलब जो पिछले वर्डिक्ट्स दिए गए हैं केसेस में, है ना। तो बच्चे उसके बेसिस पे कह रहे हैं हम ऐसा मान लेते हैं, उसके बेसिस पे मतलब एक लॉ बन गया। एक तो क्या होता है एक्ट में लिखा हुआ है वो लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो लॉ होता है, या फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की वजह से होता है, हमने पढ़ा था। हाँ जी, प्रोसीडिंग्स, यस, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, पास्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये पता चलता है कि लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लायबिलिटी ऑन द ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। बच्चे यही वर्ड लिखने पड़ेंगे, एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। पता चल गया है कितना सर्टेन, और एब्सोल्यूट मतलब अकर हो गई। अगर अमाउंट नहीं पता क्या दे सकता है इंडेमनिफायर? नो। दिस प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय कोर्ट्स इन सेवरल, आगे गए several cases, ठीक। Example, A promises to compensate X for any loss which he may suffer by filing a suit against Y. ठीक है, the court orders X to pay damages of rupees 10,000 to Y as the loss has become certain। 10,000 certain है, और ये भी बोल दिया ना एब्सोल्यूट भी हो गया कि पैसे देने पड़ेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं एक्स में क्लेम द अमाउंट फ्रॉम ए एंड पास इट टू वाई। कर सकते हैं ना बच्चे, इंडेमनीफाइड से पैसे ले लोगे आप, दे दोगे आगे धृति। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनिटी खत्म हो गई। ठीक है, इंडेमनिटी में देखो जो क्वेश्चन बने हैं वो, एक तो ये छोटू सा इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है कि कब लायबिलिटी कमेंस होगी। ठीक है बच्चा। दूसरा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर का डालना हुआ तो ये आ सकता है कि कौन से कॉस्ट जो है बियर करेगा वो, ऑल डैमेजेस, फिर कॉस्ट जितनी भी है, एंड कोई भी सम टू कंपनसेट। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद इम्प्लाइड और एक्सप्रेस में तो शुरू से कोई भी केस बन सकता है बच्चे, आपका केस लॉ ही बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। बस इंडेमनिटी में से इतने से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, गारंटी इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस है कि अगर क्वेश्चन आया तो गारंटी से ही आएगा, इंडेमनिटी से नहीं आए। ठीक है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? गारंटी जो है 3 पार्टीज के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कितनी पार्टीज में होता है बच्चे? 3 पार्टीज में। एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक श्योरिटी होता है। डेटर, क्रेडिटर, या कह लो श्योरिटी मतलब गारंटी कह लो, और इस, ठीक है। डेटर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो तो किसी भी चीज में हो सकता है, चेक में हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है, पैसे के केस में हो सकता है, गुड्स के केस में हो सकता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले भी बीच में इसका मैंने आपको समझाया था केस। इंडोर्समेंट में भी कौन किसकी गारंटी लेता है? गारंटी तो कुछ अलग ही चीज है। ठीक है,
नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नो बेटा, गारंटी में अलग से कोई थर्ड पार्टी आती है, थर्ड पार्टी आएगी, ठीक है। एक इसमें लेकिन सिर्फ 3 पार्टी स्पेसिफाई की हुई है, कोई पार्टनर वगैरह, वो कहते हैं हम एक ही चीज है। एक डेटर होगा जिसने पैसे देने हैं, एक क्रेडिटर होगा जिसने पैसे लेने हैं। अब क्या होगा, बीच में एक इंसान बीच में खड़ा हो जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, श्योरिटी या गारंटर, ठीक है ना, श्योरिटी या फिर गारंटर। वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि अगर क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर, अगर डेटर ने तुझे पैसे ना दिए ना तो मैं तुझे दूं। तो अब यहां आना चाहिए प्रांजल आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज द सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द गारंटर और द श्योरिटी। सो द आंसर इज, हमने ऊपर भी पढ़ा था जब हमने कॉन्ट्रैक्ट का केस पढ़ा था, दैट इट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द गारंटर दैट द क्रेडिटर सेड ओके ओके कि मैं इसको गुड्स जो हूं क्रेडिट पे बेचने के लिए तैयार हूं तुम्हारे विश्वास। क्या हुआ प्रांजल, आप और मैं एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रांजल जो है ना गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचता था। अंशिका आई, उसने कहा कि प्रांजल, सिंस यू नो मी, ठीक है, अब इफ वृत्ति मैम डजंट पे यू द मनी, व्हाट आई विल डू इज आई विल पे यू द इंटायर मनी इफ शी डजंट पे इन जो भी टाइम पीरियड है, 3 वीक्स 3 मंथ्स, जो भी टाइम पीरियड है, राइट, या देती नहीं है। तो इस केस में बचे प्रांजल सिर्फ अंशिका की बात मान के, कि बीच में तुम गारंटी ले रहे हो, रिटर्न है या इम्प्लाइड है जैसे भी है, तुम गारंटी ले रही हो, तो मैं अलीशा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये एंटर करने के लिए तैयार हूं। समझ गए। तो अब मेरी बात सुनो, आपको क्या फायदा है इसका, वो क्वेश्चन है कि आप क्यों उसको पैसा दे रहे हो। तो कह रहे हैं कि उसने आपकी बात मान ली ना, वैसे तो वो क्रेडिट पे गुड्स तैयार नहीं था मुझे बेचने के लिए, उसने आपकी बात मान ली, तो आपके लिए उतना ही बहुत है कि उसने आपकी बात मान ली। विश्वास, फिडिशियल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, ये 3 4 चीजें हैं इसमें जो हर जगह यूज होने वाली है, और इसके ऊपर पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एंड अभी आगे भी आने वाला है। इसमें मैं आपको पहले ही बता देती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। एक तो अगर डिस्टिंक्शन मैंने आपको बताया ना, हर बार डालता है एसीआई 1 से 2 डिस्टिंक्शन डालता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के ऊपर एक क्वेश्चन वो बन सकता है डिस्टिंक्शन। एंड ये जो है ना इम्पोर्टेंट, ये बच्चे ये है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कैसे है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वाला, ये हम आई थिंक कल तक ही पहुंच पाएंगे इस पे, ठीक है। राइट्स ऑफ श्योरिटी, ये जो है ना मतलब आगे का जो कल का लेक्चर है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग्स इसकी लर्न होनी चाहिए। आज बेटा आप 3 पार्टीज है इसमें, वो ये श्योरिटी जो कि गारंटी देता है, प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए श्योरिटी गारंटी देता है, प्रिंसिपल क्रेडिटर जिसको, या क्रेडिटर सॉरी, क्रेडिटर कौन है जिसको गारंटी दी जाती है, ठीक है। चलो आगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए रिक्वेस्ट बी टू लेंड 10,000 टू सी एंड गारंटीज दैट सी विल रीपे विद इन द अग्रीड टाइम पीरियड। अगर वो नहीं देता तो सी कहता है कि मैं, ए कहता है मैं खुद दूंगा बी, ठीक है। तो इस केस में बच्चे क्या है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बी क्या है, क्रेडिटर है, ए क्या है, डेटर है। देखो ए ने रिक्वेस्ट करी ना, ए तो फिर क्या हो गया, गारंटर या श्योरिटी हो गया, टू रिक्वेस्ट बी, बी को रिक्वेस्ट करी कि वो लेंड करे, तो ये क्रेडिटर हो गया, लेंड कर रहा है ना पैसे, किसको देने हैं, सी को, तो ये डेटर हो गया ना, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, हाँ जी। बिल्कुल, यस।
X and Y go into a car showroom where X says to the dealer to supply latest model of WagonR to Y. ठीक है, X और Y के शोरूम में गया और उसको बोला लेटेस्ट मॉडल जो है दे दे मुझे, एंड अग्रीज दैट इफ Y फेल्स टू पे ही विल पे। कह रहे हैं अगर Y ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा तुम्हें। ठीक है, X ने किसको कहा, कार डीलर को, कि अगर Y तुझे पैसे नहीं देगा ना गाड़ी के तो मैं दूंगा। तो इस केस में अगर Y पैसे नहीं देता तो शोरूम वाला किससे पैसे रिकवर करेगा, X से। यस बच्चे, क्योंकि हम ऊपर गारंटी का एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब केस स्टडी आएगी तो पूरा आपको पता चल रहा है। This is a contract of guarantee. Why? Because X promises to discharge liability of Y in case of his defaults. The contract is tripartite. Tripartite मतलब तीन parties हैं, the three parties. ठीक है, 1, 2 and 3. Agreement between principal, debtor, creditor and the surety. There are in effect three contracts. कितने कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा? एक तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल, डेटर एंड द क्रेडिटर, जो सामान ले रहे हैं या बेच रहे हैं या जिसने पैसे देने हैं। एक तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, किस किस के बीच में बच्चा? प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में। दूसरा जो है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। और तीसरा आंसर बेटा आपका अब आ गया यहाँ पे प्रांजल, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, दैट ही मस्ट repay the amount which the surety had given to the principal credit. ठीक है बच्चा, इसके बाद the right of surety is not affected by the fact that the creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. कह रहे हैं ये नहीं है कि जो पैसे हैं, अगर राइट ऑफ श्योरिटी मतलब जो जिसने क्या करा है, इंडेमनिफायर है, जिसने क्या गारंटी दी है, कह रहे हैं उसकी राइट इस चीज से अनअफेक्टेड रहती है कि अगर क्रेडिटर बोल देता है मैं तुझे तेरे अगेंस्ट केस नहीं करूंगा, फिर भी बच्चे क्या जो प्रिंसिपल डेट सॉरी जो श्योरिटी है क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम ऑल हिज ऑब्लिगेशंस? नो, कह रहे नहीं होगा। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल डेट और दैट ही इज नॉट डिमांडेड द सम ड्यू फ्रॉम हिम, या फिर क्या हुआ कि क्रेडिटर ने अभी प्रिंसिपल डेटर से पैसे ही नहीं मांगे, तो क्या श्योरिटी कहेगा कि मैं नहीं तुझे पैसे दूंगा क्योंकि तूने इससे मांगे ही नहीं? भाई ये खुद नहीं देगा तो तेरी अपने आप ही इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू देगा पैसे। ठीक है, फिर बच्चे एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। पहली बात क्या है? पर्पस। कह रहे हैं पहली बात तो कारण तो होना चाहिए ना कि जिस वजह से गारंटी दी है, डेट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है डेटर सॉरी क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में? श्योरिटी एंड प्रिंसिपल, डेटर। एसेंशियल्स ऑफ गारंटी में पहली बात क्या बच्चे? पर्पस। कह रहे सबसे पहले तो एक कारण होना चाहिए ना जिसकी वजह से गारंटी दी, और वो कारण क्या होता है? डेट। ठीक है, the purpose of guarantee being to secure the payment of debt, the existence of recoverable debt is necessary. If there is no debt, there cannot be a valid guarantee, है ना? दूसरा है कंसिडरेशन, ये लो अब बहुत क्लियर हो जाएगा आपको इसके लिए। कुछ बोल रहे बच्चे? लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड ऑल्सो बी बैक्ड बाय सम कंसिडरेशन। गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज अगेन वॉइड, क्योंकि है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ही है। बट देर इज नो नीड फॉर डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। देखो एक बात बताओ, डायरेक्ट कंसिडरेशन होगी क्या? नहीं, इनडायरेक्ट होगी। कैसे? किसकी बात कर रहे हैं? श्योरिटी मतलब गारंटर एंड क्रेडिटर के बीच में। क्रेडिटर को तो मेन यही बात है ना कि पैसे मिल जाए, चाहिए किससे थे? प्रिंसिपल, डेटर से। अगर वो नहीं भी देता उसको क्या लेन देना? पैसे तुम दे रहे हो। कैन देयर बी ए थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन? यस, कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम अनदर पार्टी। यस, तो ये इस वाले में तो वो वाला केस है। दूसरा केस क्या था? इसके लिए क्या कंसिडरेशन है कि तूने विश्वास कर लिया मेरी बात पे और तू क्रेडिट दे रहा है मेरे विश्वास पे, उतना ही वो। आगे पढ़ेंगे लाइन। ठीक है, सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। ठीक है, अब कह रहे हैं जो भी पैसा
प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से रिसीव किया है, उतना ही बहुत है किसके लिए, श्योरिटी के लिए, कि क्रेडिटर ने डेटर को उसके कहने पे पैसे दे। ठीक है। बट पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पास कंसिडरेशन मीन्स अगर पहले दी हुई थी, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है गारंटी केस। इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर था या अनसाउंड माइंड का था, द गारंटी इज वैलिड। दे सकता है ना कोई थर्ड पर्सन, बच्चा है, बच्चे ने पैसे नहीं दिए, मैं दूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अलाउड है, घर वाले करते, मैंने बताया था कि महीने का बच्चा जा जाके सामान ले लेता है, उसकी लिस्ट बना लो जी, महीने के बाद में हम बता देना कितने को हम दे जाएंगे। ठीक है। बच्चे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज 127, अदरवाइज जो हमारा गारंटी का है दैट इज 126। ठीक है। एग्जाम्पल, अब आगे कह रहे इफ द श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट, श्योरिटी का इनकम्पिटेंट हो सकता है बच्चे, अनसाउंड माइंड का क्या गारंटर हो सकता है, कोई बच्चा आ जाएगा कि इन्होंने नहीं पैसे दिए तो मैं दे दूंगा, तुम विश्वास करोगे एक 15-16 साल के बच्चे पे? नहीं। दूसरी चीज, अगर वो कोई लियोनेटेक है क्या, उसके ऊपर विश्वास कर लोगे? नहीं। ठीक है ना, तो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, उसके आगे तुम केस नहीं कर सकते। ठीक है। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। बी ने किसको बोला, ए को बोला कि प्लीज मुझे क्रेडिट पे तुम माल बेच दो। हाँ, इसका मतलब ये कौन है, क्रेडिटर, और ये प्रिंसिपल डेटर है। ए अग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड दैट सी विल गारंटी, ए कहता है मैं दे दूंगा पर सी तेरी गारंटी लेगा तब। हाँ, तो ये कौन है, श्योरिटी है। सी promises to guarantee the payment for this as per section 127, there is sufficient consideration for C's promise। सी ने जो बच्चे आगे प्रॉमिस कर दिया है, वो क्या कंसिडरेशन सफिशिएंट है कि ए जो है वो बी को उधार पे माल बेचने के लिए तैयार है। Therefore the guarantee is valid। A sells and delivers goods to B। C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B। The agreement is void। कहने ए ने पहले ही डिलीवर कर दिए बी को गुड्स, तो क्या सी बाद में कर सकता है क्या गारंटी? नहीं, पास एक्ट्स के लिए नहीं है, पास कंसिडरेशन के लिए नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, अगर गारंटर को तुमने कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज की, चेंजेस कर दिए, या पहले का कोई तुम्हारा अग्रीमेंट था जिसके बारे में गारंटर को नॉलेज नहीं है, ही इज अगेन डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज में पड़ेगी। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी, ऑब्वियसली क्या कोई लायबिलिटी होनी चाहिए जिसके लिए गारंटी दी है? यस, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी और अ प्रॉमिस whose performance is guaranteed। Such liability or promise must be enforceable by law। वैलिड होना चाहिए ना, अनलॉफुल तो नहीं होना चाहिए बच्चे वो कंसिडरेशन, कोकेन के लिए तो नहीं होनी चाहिए, टाइम बार्ड भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें हैं, the liability must be legally enforceable and not time barred। हाँ वही कह रहे हैं, एंड नॉट टाइम बार्ड, टाइम बार्ड नहीं। आप कह रहे क्यों नहीं हो सकती, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, बच्चे लीगली इन्फोर्सेबल मीन्स क्या, जो लाइबिलिटी है वो अनलॉफुल होनी चाहिए, हो सकती है, या जो कंसिडरेशन है क्या वो अनलॉफुल हो सकती है? नहीं। तो अगर अनलॉफुल नहीं है, लॉफुल है, तब तो लीगली इन्फोर्सेबल है। एंड नॉट टाइम बार्ड मीन्स पास्ट कंसिडरेशन के लिए क्या अलाउड है? पहली चीज तो नहीं, और उस चीज को तुमने 3 साल तक, मेरी बात सुनो, 3 साल तक क्रेडिटर ने भी पैसे नहीं मांगे, श्योरिटी ने भी नहीं दिए, प्रिंसिपल डेटर ने भी नहीं दिए, तो क्या उसके लिए पेमेंट होगी गारंटी की? नहीं होगी। ठीक है, आगे समझ। और वैसे भी ये एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है। तो दो चीजें क्या क्या है, एक तो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए और टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। टाइम बार्ड सिर्फ कहाँ पे इंक्लूड करते हैं जल्दी बता दो, सेक्शन, सेक्शन, चलो सेक्शन छोड़ो, मेरे को हेडिंग बता दो क्या था उसमें, ये बता दो। नहीं नहीं बेटा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का ये, मैंने ऐसे टेबल बनाया था,
सेक्शन 59, 60, 61 कि अगर तो मोड ऑफ डिस्चार्ज एंड द वे ऑफ डिस्चार्जिंग द डेट अगर स्पेसिफाइड है, याद है, एप्रोप्रिएशन मेड बाय द क्रेडिटर एंड डेटर, इफ नीदर हैज एप्रोप्रिएटेड देन यू कैन वो टाइम के बेसिस पे एंड टाइम पर डेट भी कर सकते हो। यस, अगर एक ने क्रेडिटर ने जिस स्पेसिफिक डेट के लिए बोल दिया उसके अगेंस्ट कर सकते हो। अगर दोनों में से किसी ने भी एप्रोप्रिएट नहीं किया, ना डेटर ने क्रेडिटर ने, किसी ने नहीं किया, तो क्या कहा जाएगा, एक तो टाइम के हिसाब से, है ना, और उसके अलावा लॉज को जो भी ठीक लगेगा उस हिसाब से। अगर एक ही टाइम के है तो फिर देखो, याद दिला देती हूँ, रिवाइज करना शुरू कर दो बेटा, पेपर आने वाले। एक था सेक्शन 59 जो कि क्या कहता था कि क्रेडिटर ने बोल दिया है कि ये जो मैंने तेरे को सॉरी डेटर डेटर ने क्रेडिटर को बोल दिया है कि ये जो मैंने तेरे को 50,000 पकड़ाए हैं ना, ये तूने इस डेट के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ कर दी। ठीक है, यस बेटा, है ना। तो ये किसी के अगेंस्ट भी कर सकता है जिसमें भी बोला है स्पेसिफिक। उसने कहा कि ये वाला डेट पहले रीपे कर, फिर ये वाला कर, उसके बाद जो बचेगा बात करेंगे। दूसरा केस है बच्चे सेक्शन 60, जहां पे डेटर ने स्पेसिफाई नहीं किया है, क्रेडिटर अपनी मर्जी से अप्रोप्रिएट कर देता है। तो कहा था इसमें अगर डिफरेंट 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 डेट्स हैं तो क्रेडिटर अपनी मर्जी से सेट ऑफ कर सकता है, दैट कैन इवन बी व्हाट, अ टाइम बार्ड डेट, बट कैन नॉट बी अ डिस्प्यूटेड डेट। रिवाइज करना शुरू कर दो बच्चे। फिर सेक्शन 61 आया था जिसमें नीदर पार्टी हैज एप्रोप्रिएटेड, ना डेटर ने बोला ना क्रेडिटर ने बोला। कोर्ट पे केस चला, तो कह रहे कोर्ट कहेगी टाइम सीक्वेंस पे जो सबसे पुराना डेट है उसको वैसे सेट ऑफ कर दो। अगर दो डेट्स एक ही डेट पे हैं तो प्रोपोर्शनल। याद आ गया? गुड। नहीं बेटा, टाइम बार तो आई थिंक सिर्फ उसी में था और कहीं था ही नहीं था टाइम। फिर बच्चा, नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the debtor or the creditor with the knowledge or assent of the material part of the transaction is invalid। अब जिस बंदे ने गारंटी ली है तुम्हारी, उसी को तुम धोखा दे रहे हो, उससे बातें छुपा रहे हो जो कि मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट, मींस इंपॉर्टेंट। तो बच्चे क्या श्योरिटी फिर भी तुम्हारी गारंटी देगा क्या? नहीं कह रहे, ही विल बी डिस्चार्ज। ठीक है धृति, ही विल बी लीगली डिस्चार्ज फ्रॉम रीपेइंग द डेट। ठीक है। फिर बच्चे, एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू द मटेरियल फैक्ट मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड अगेन। कह रहे हैं कि जहां पे इंपॉर्टेंट बात थी और तुम चुप रहे ताकि तुम्हारे को गारंटी मिल जाए, तभी वो क्या है? इनवैलिड है। व्हाई? बिकॉज ये जो केस है गारंटी का, मैंने पहले बताया था, फिड्यूशियरी ट्रस्ट के ऊपर होता है केस। देखें, ए ने इंगेज किया बी को कि वो जाके पैसे जो है कलेक्ट करेगा। बी फेल्स टू काउंट सम रिसीट्स, उसे मतलब कि पैसे की हेरा फेरी कर दी, मिस एप्रोप्रिएट कर दिया थोड़ा पैसा। ठीक है। हाँ। ए इन कॉन्सिक्वेंस कॉल्स अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। फिर क्या हुआ बच्चे? ए ने बी को बोला कि तू आ और मुझे मेरे पैसे देके जाओ। सी गिव्स हिज गारंटी, सी आया कि बी जो है वो क्या करेगा, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ दोबारा से चोरी चकारी नहीं करेगा। ये दोबारा से क्या, इसको पता ही नहीं था, सॉरी, सी को पता ही नहीं था कि बी ने पहले चोरी कर रखी है, और ए को पता है उस बारे में कि ये पैसे इधर उधर कर देते हैं। समझिए मेरी बात, फिर से साथ में। एक प्रिंसिपल क्रेडिटर जो है उसकी दुकान, मतलब दुकान पे वो ए है। ठीक है। डेटर कौन हुआ इस केस में? बी, जो कि क्या कर रहा है, इसके बिहाफ पे मनी कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसने, बी ने क्या किया, बीच में थोड़ी बहुत पैसे जो है हेरा फेरी कर दी। फिर सी एक थर्ड पार्टी आई। ठीक है। उसको नहीं पता था कि पहले बी ने चोरी करी हुई है, और ए ने भी नहीं बताया कि बी जो है वो चोर है, या उसने पहले मेरे साथ ऐसा काम किया होगा। और सी ने गारंटी दे दी, और जो ए है वो चुप रहा। उसने कुछ बोला नहीं कि यार तू उसकी गारंटी कैसे दे रहा है, तो तू पहले चोर है ना। तो अगर ऐसा पता होता तो क्या पता सी गारंटी ना देता, है ना, ऑब्वियसली ना देता। तो कह रहे ऐसा क्योंकि तुम चुप रहे तो गारंटी क्या वैलिड होगी? नहीं। तुमने चोर को दोबारा से रखा है क्यों?
और अगर रखा तो फिर गारंटर को बताना चाहिए था ना कि इसने पहले मेरे साथ ऐसे किया हो, मटेरियल फैक्ट है ना ये। चलिए ठीक है। A guarantees to seek payment for iron to be supplied by him to B to the amount of rupees amount of 2000 tons. B and C have privately agreed. ठीक है, A और B कौन है? डेटर क्रेडिटर है। बी और सी ने, सॉरी, ए बी और सी जो है डेटर क्रेडिटर और ए कौन है? गारंटर है। हाँ, इन दोनों ने प्राइवेटली अग्री कर लिया कि हम 5 रुपए ज्यादा जो है एक दूसरे से खरीदेंगे बेचेंगे। मेरी बात सुनो, मैं और अलीशा है, ठीक है, मैंने इसको माल बेचना है, इसने मेरे से माल खरीदना है, पर गारंटी कौन दे रहा है बीच में? प्रांजल दे रहा है, ठीक है। हम दोनों ने कहा कि देख, तू ये बोलियो, एक्चुअल में जो तू मार्केट में बेचती है ना, वो 10 रुपए का बेचती है, लेकिन तू प्रांजल को ये बोलियो कि 15 रुपए का है। मैं पैसे दूंगी नहीं, मैं पैसे दूंगी नहीं, तुझे प्रांजल पैसे दे देगा 15 रुपए के हिसाब से। 5 रुपए का घपला कर रहे हैं, उसके साथ गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हो ना, तो वो क्या है? अगेन अगेन बच्चे, गलत है, इनवैलिड है। ठीक है, श्योरिटी विल नॉट बी लायबल to get beyond the market price such excess to the applied in liquidation of old debt, ताकि हम दोनों के जो पुरानी कोई डेट्स है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? रीपे कर देंगे। मेरा कोई पुराना लेन देन था, मैंने आपको पुराने कोई पैसे देने थे, और हमें पता है पास्ट के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होगी गारंटी की, राइट? है ना? तो कह रहे हैं दिस अग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए इज नॉट लायबल एज अ श्योरिटी। ये आगे सेम आप नीचे पढ़ोगे, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में दोनों पॉइंट्स। राइटिंग नॉट नेसेसरी, कैन इवन बी ओरल और एक्सप्रेस्ड ना, और रिटन, किसी भी तरीके से हो सकता है। ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, बच्चे अब क्या हुआ? मेरा और अलीशा का अग्रीमेंट था। बात ये हुई थी कि प्रांजल के साथ अगर अंशिका भी मानती है गारंटी देने के लिए, अगर एक के साथ दूसरी श्योरिटी भी मानेगी, जिसको हम को श्योरिटीज कहेंगे, वो इकट्ठे आएंगी। प्रांजल कहता है अगर अंशिका भी गारंटी लेने के लिए तैयार है ना, तब मैं अपनी गारंटी दूंगा। ऐसे होता है ना जनरली, हम कहते हैं अगर ये देगा तब मैं भी दे दूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं देता। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये देगी तो मैं दूंगा। इसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज। तो अगर अंशिका मान जाएगी बच्चे, तभी श्योरिटी देगा वो भी, नहीं तो वो भी डिस्चार्ज। ठीक है, आज where a person gives a guarantee upon the contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in as co-surety. The guarantee is not valid if the other person does not join. अगर अंशिका नहीं join करेगी तो क्या प्रांजल is liable? No, it's not liable. ठीक है? That implies guarantee by a surety is not valid if a condition is imposed by the surety. प्रांजल ने ही बोला था कि some other person may also join as co-surety. बट सच अदर पर्सन डज नॉट, अगर नहीं ज्वाइन करता तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? नॉट वैलिड हो। टाइप्स ऑफ गारंटीज। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक गारंटी मीन सिंगल डेट के लिए या एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही जो श्योरिटी है उसने प्रिंसिपल क्रेडिटर को डेटर की गारंटी दी। तो जैसे ही बच्चे वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन खत्म होगा तो गारंटी भी खत्म हो जाएगी। A guarantees which extends to a single date or a specific transaction is called specific guarantee. Surety's liability comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged or promise is duly. ठीक है, चाहे आप और आप हो, आपने मेरे और अंशिका के एक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी ली थी। अब हम दोनों का ट्रांजैक्शन हो चुका है, मैंने इसको पैसे दे दिए, तो क्या आप आगे वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी हमारे साथ लायबल होगे? नहीं, ये लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल, A guarantees payment to B of the price of 5 bags of rice to be delivered by B to C. अब B ने C को राइस डिलीवर करने थे, तो C ने कहा मैं गारंटी, सॉरी, A कहता मैं गारंटी दूंगा। ठीक है, और अगर C ने पैसे नहीं दिए 1 महीने के अंदर अंदर, तब तो कह रहे B ने डिलीवर कर दिए 5 bags to C, C pays for them। गारंटी क्या वो आगे वाले उनके लिए गारंटी रहेगी क्या उसकी? नहीं, खत्म हो जाएगी। This is a specific transaction. Why? Because A intended to guarantee only for the payment of the first 5 bags of rice at a time. ये कौन सा केस है? KB Grovers, Groves, ग्रोवर है कि ग्रोव्स है? रैंडम, जैसे AB करके
हाँ मतलब एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। अपने आप से नाम नहीं लिख सकते कि तुम केवी ग्रोवर्स की जगह तुम कुछ भी नाम लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं, नो नो नो, नहीं करते। वो करते, नहीं कर सकते यार, किस नहीं करते? कौन करता है? कौन पास हुआ उसमें से? तो मतलब नहीं होते वो पास। बीकॉम में कर लो जो मर्जी, यानी कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है बच्चे? विच इज गोइंग टू कंटिन्यू, विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर, मतलब मतलब जब तक भी वो, या तो टाइम पीरियड है, से सपोज कंटिन्यूइंग गारंटी ली गई है 10 साल तक, या फिर ऐसे बोला गया कि जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे तब तक गारंटी रहेगी। तो क्या ये सिर्फ एक सिंगल डेट के लिए होगी? नो, सीरीज ऑफ डेट्स के लिए होगी, ठीक है। A guarantee which extends to a series of transactions is called continuing guarantee. A surety's liability continues until the revocation of the guarantee. मतलब जब तक कि स्टॉप नहीं करेगी, ठीक है बेटा? हाँ, जब तक कि बोला नहीं गया कि मैं गारंटी नहीं दूंगा आगे ये ट्रांजेक्शन्स की। ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी बेटा, ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ होगा ना, स्पेसिफाई किया होगा, अग्री अपॉन किया होगा। तो कह रहे अगर ऐसा कुछ है तो कब तक ये चलेगी धृति? जब तक कि रिवोक नहीं करी, जब तक कि रिवोक नहीं करी। The sense of continuing guarantee is that it applies to specific number of transactions, but to any number of transactions and make surety liable for the unpaid balance at the end of the guarantee. एंड में जितने तक पैसे नहीं दिए सारे पैसे कौन देगा? श्योरिटी। On A's recommendation, B, a wealthy landlord employs C as his estate manager. ठीक है, ए ने गारंटी दी, ठीक है, श्योरिटी है ये। बी कौन है? क्रेडिटर हो गया, जिसका लैंड है। सी कौन हो गया? डेटर हो गया, मैनेजर, ठीक है। It was a duty of C to collect rent on every first of the month from the tenant and then give it to B before 5th of every month. ठीक है। A guaranteed this arrangement and promises to make good any loss which is made on default of C. This is a continuing guarantee. क्योंकि रेंट तो हर महीने होगा ना बेटा, कितने सालों तक चलेंगे तब तक, ठीक है। A guarantees payment to B, a T dealer, ठीक है। A मतलब कौन है? श्योरिटी है। उसने बी मतलब क्रेडिटर है, जो कि टी डीलर है, टू द अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर एनी टी ही में फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी प्रिंसिपल डेटर। कह रहे प्रिंसिपल डेटर को 10,000 रुपए तक की जो भी चाहे तू देगा, वो गारंटी मैं ले रहा हूं, मैं तुझे पैसे दूंगा। बी सप्लाई सी विद टी ऑफ वैल्यू अबव 10,000 एंड सी पेज फॉर इट। उसके बाद भी सी ने पे कर दिया बच्चे। Afterwards, B supplies C with a T of value 20,000. C fails to pay. तो क्या गारंटी बाय ए, क्या गारंटी बाय ए फुल अमाउंट के लिए होगी? नहीं, कितने तक की होगी? ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 10,000। Why? Because it is a continuing guarantee. पहली बार पे कर दिया। बच्चे हम पढ़ किसके एग्जाम्पल रहे? कंटिन्यू को। हाँ हाँ, राइट। और ये गारंटी पेमेंट टू डियर टी डिलीवर टू द अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर एनी एक गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लायर्स। टाइम टू टाइम। हाँ हाँ, सी विद टी टू द वैल्यू ऑफ 10,000 पहले महीने सप्लाई में, करके उसमें कोई लॉस नहीं हो सकती, दे दिया तो हमारे को दे भी लाएगा। बिकॉज उसने दोबारा से, बिकॉज इट वॉज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, चाहे तो हर महीने पिएगा ना, हर रोज पिएगा। एक महीने तक 10,000 की जो थी पेमेंट वो उसने खुद ही कर दी, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा, अगर सी नहीं पे करता तो फिर बी किससे लेगा? ओ हाँ, बी किससे लेगा? ए से लेगा। पर पूरा अमाउंट नहीं देगा क्योंकि उसने गारंटी कितने तक की दी थी? 10,000 की। ये पढ़ लेना बेटा एक बारी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी।
The liability of the surety is coextensive with the fact that the principal debtor unless it is otherwise provided in the contract. कह रहे हैं कि जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो कितनी है, किस टाइम तक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी लाइबिलिटी किस टाइम तक की प्रिंसिपल डेटर की है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और मेंशन नहीं किया गया। कम अमाउंट भी हो सकता है, लेस टाइम पीरियड भी हो सकता है, मोर टाइम पीरियड, मोर तो नहीं होगा, लेस होगा। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज ऑफ द सेकेंडरी नेचर, यस, डायरेक्ट तो नहीं है, सेकेंडरी है ना। वंस द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू मेक द पेमेंट, दैट इज व्हेन the surety comes into the picture. Where the debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, the liability surety also ceases. अगर principal debtor की कोई गलती नहीं है, क्या surety फिर भी liable होगा? नहीं, उसकी भी तो कहानी खत्म हो जाएगी ना वहां पे। Creditor may choose to proceed against a surety first unless there is an agreement to the contrary. हो सकता है बच्चे कि जो डेटर, जो क्रेडिटर है वो कहे कि तूने इसकी गारंटी दी थी भाई, पैसे तेरे से ही लूंगा। ठीक है, तो वो कह रहे सीधा जो है श्योरिटी के पास जाके प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर पैसे ले सकता है डेटर के पास जाने के खिलाफ। लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई तो पहले डेटर से मांगेगा, डेटर अगर नहीं देता, अगर ऐसे लगता है इन केस द डेटर फेल्स टू रीपे द मनी ऑन डिमांड देन आई विल पे, तो इसका मतलब क्या, पहले डेटर से मांग, डेटर नहीं देगा तो श्योरिटी जो है पिक्चर। ठीक है। A guarantees to B the payment of bill of exchange by C the acceptor. ठीक है। A कौन है, गारंटर है, उसने किसको प्रॉमिस किया, B को। B कौन है बच्चे, क्रेडिटर है, कि अगर C कौन है, प्रिंसिपल डेटर है, कि अगर उसका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो पैसे कौन दूंगा, मैं दूंगा। और बट ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट एंड चार्जेस, जो अगर नोटिंग प्रोटेस्टिंग चार्जेस डिसऑनर के, या फिर बच्चे कोई भी अगर इंटरेस्ट ड्यू होगा बताओ, नॉन पेमेंट टाइम पीरियड, वो भी कौन देगा, श्योरिटी देगा। तो कह रहे ठीक है, इजी लग रहा है। यस, अच्छा। Liability of two persons primarily liable, not affected by arrangement between them, that one shall be surety on the other's default. एक समझाती हूँ मैं, एक चीज ना और देखना चाहूंगी। ये ना रिवीजन वाला भी मैं देखो बेटा आपको भेज दूंगी। ठीक है, नोट्स ये लो, इंडेमनिटी के इसमें देखो केसेस भी लिखे हैं और शॉर्ट में लिखा हुआ है कि क्या क्या है, कहते हो तो प्रिंट आउट से दे दूंगी, ये सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, राइट ऑफ इंडेमनिटी वोटर आ गया, गारंटी में देखो पार्टीज आ गई, एसेंशियल्स देखो, पर्पस, ये वो हेडिंग्स ये हैं सिर्फ रट्टा मारने के लिए, एंडेस के लिए। ठीक है बच्चा, यस ना। फिर बच्चे स्पेसिफिक गारंटी की छोटी सी डेफिनेशन, कंटिन्यूइंग गारंटी की छोटी सी डेफिनेशन, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज अभी हम करेंगे, बाय रेवोकेशन, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स। मैं यही तो कह रही हूँ कि ये हेडिंग्स ही तो लर्न करनी है इसमें मेन। ठीक है, ये मैं आपको दे ही दूंगी, बस ये इसमें ही है। अब अगेंस्ट प्रिंसिपल राइट्स ऑफ अश्योरिटी, मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ श्योरिटी। तो बच्चे ये देखो इसमें कितने शॉर्ट वे में 2 to 3 पेजेस में सारा चैप्टर इन्होंने यूनिट खत्म किया हुआ है, पर मेरे को तुम याद दिलाओगे कि मैम दे दो। हाँ, प्रिंट आउट चाहिए कि क्या चाहिए, यू वांट प्रिंट आउट और यू वांट सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट आउट। Liability of two persons primarily liable, not affected by arrangement between them, that one shall be surety of the other. अब कह रहे जहां पे दो बंदों ने इकट्ठे किसी और थर्ड पर्सन के साथ कहा कि एक पर्टिकुलर लायबिलिटी जो है वो हम रीपे करेंगे एक से, जहां टू लोगों ने इकट्ठे, दो लोगों ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कहा कि हम कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी रीपे करेंगे। ठीक है, तो कह रहे एक जो अगर लायबल है तो बाकी सारे भी तो लायबल है ना। where two persons contract with a third person to undertake a certain liability, ठीक है, and the contract with each other that one of them shall be liable on default of the other। अगर एक लायबल है, ठीक है, उसने कहा कि आपको सी देगा पैसे, एग्जाम्पल लेते हैं,
ए एंड बी श्योरिटी है, उन्होंने सी को कहा कि भाई तुझे ना बी पैसे देगा अगर तेरे को डी ने पैसे नहीं दिए। तो ये दोनों तो बच्चे क्या है? जी बच्चे। ये दोनों कौन है बच्चे? श्योरिटी है। ये कौन है? क्रेडिटर है। बच्चे डी जो है वो कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है। अब क्या हुआ, ए एंड बी ने कहा कि भाई अगर तेरे को डी पैसे नहीं देगा ना तो तेरे को बी पैसे पकड़ाएगा। ठीक है। अब कह रहे क्या ये जो इंसान है ये डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम डेट? नो। तो कह रहे हैं default of the other, the third party not being a party to the contract, the liability of each two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, although such third person may even be aware of its existence. अब कह रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा आज। ए एंड बी, देखो ए एंड बी ने इकट्ठे प्रॉमिस किया सी को कि अगर तेरे को जो कौन है यहाँ पे सेवरल प्रॉमिसरी मेक अ जॉइंट एंड सेवरल प्रॉमिसरी नोट टू सी, ए मेक्स इट इन फैक्ट एज श्योरिटी फॉर बी। ठीक है ना, ए ने दे दिया प्रॉमिसरी नोट कि ए और बी हम दोनों के दोनों तुझे पैसे देंगे। ठीक है। एंड सी नोज दिस एट द टाइम व्हेन द नोट इज मेड, और सी को पता है कि ए ने बोल दिया कि बी तुझे पैसे देगा। बनाया किसने? ए ने बनाया है। उसने कहा बी तेरे को पैसे देगा। ठीक है। द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी, अब कह रहे ए को तो पता है कि मैंने बनाया है और सी को भी पता है कि उसने बी को लायबल किया है, मेड द नोट्स एज श्योरिटी फॉर बी is no answer to a suit by C against A upon the note। तो कह रहे इस केस में जो बच्चे C है, C जो है वो A के अगेंस्ट केस नहीं, A के अगेंस्ट केस कर सकते हैं ना। नो आंसर टू अ सूट बाय C अगेंस्ट A इन द नोट, चाहे नहीं भी लिखा ना कि A लायबल है, पर है तो एक्चुअल में A भी लायबल ना, दोनों ने पैसे देने थे। तुम किसी और के ऊपर नाम लगा दो कि यही देगा, ऐसा नहीं होगा। कह रहे चाहे तुमने नाम किसका लिख दिया? B का, फिर भी कौन लायबल है? तुम दोनों लायबल। फिर से पढ़ा दो, पढ़ा दो, आ गया? किसी को नहीं आया तो बताओ। चलो, बड़ी अच्छी बात है। डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बोला है बच्चे। जो श्योरिटी है वो तीन तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है। पहला क्या है बच्चे? रेवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि गारंटी जो है वो रिवोक की जा सकती है, बोला जा सकता है गारंटर कहते मैं गारंटी नहीं लेगा। ठीक है, बाय रेवोकेशन। कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने कुछ ऐसे गलत काम कर दिया, हम पढ़ेंगे आगे, जैसे कि जो मटेरियल था वो गलत सप्लाई कर दिया, हाँ, या फिर कह लो कि पैसे नहीं मांगे। ठीक है, या क्रेडिटर ने डेटर के साथ कोई अरेंजमेंट कर ली अपने आप से चुप चुपा के, तो फिर उस वजह से कह रहे हैं कि गारंटर छूट जाएगा। या फिर इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, लॉ ने कह दिया है किसी भी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो इनवैलिड हो गई। तो तीन चीजें क्या है? रेवोकेशन, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड इनवैलिडेशन। फिर से बोलो बेटा ताकि आपको दोनों बोलो। रेवोकेशन, रेवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहली बात तो नोटिस दे दो। यस, क्या श्योरिटी नोटिस दे सकता है? यस, दे सकता है। कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में, स्पेसिफिक में नहीं। ठीक है। और बच्चे एक और बात बताओ, नोटिस देने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप इशू हुआ हुआ है, मतलब इस टाइम पे तो गारंटी थी ना, अगर वो नोटिस दे देगा तो क्या इन एक्ट्स के लिए छूट जाएगा? कह रहे नहीं, इससे आगे वाली एक्ट्स के लिए छूट जाएगा। यस, लेकिन यहां तक के लिए तो लायबल रहेगा ना मयूर, खुद सोचो, गारंटी दी हुई थी ना। ठीक है। The continuing guarantee may be at any time be revoked by the surety as to future transactions after by notice to the creditor. Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transactions. Important बात है। कौन से transactions बचे? Future transactions. However, he is liable for all the transactions that have happened before the notice was given. ठीक है बेटा?
इजी है। फिर a specific guarantee can be revoked only if the liability of the principal debtor is not accrued, मतलब कि उससे पेमेंट कर दिया, अक्रू नहीं हुई मतलब राइस नहीं हुई ना। Arun promises to pay Rama for all the groceries bought by Carol for a period of 12 months if Carol fails to pay. In the next 3 months, Carol buys 2,000 worth of groceries. After 3 months, Arun revokes the guarantee by giving a notice to Rama. ठीक है? Carol further purchases 1,000 of groceries. Carol fails to pay. Arun is not liable for 1,000 for the purchase which was made after the notice was served to the creditor, but before वाले के लिए तो है ना 2,000 के लिए। रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी बाय श्योरिटी इज डेथ। अब श्योरिटी मर जाएगा तो क्या वो गारंटी दे पाएगा? नहीं। तो कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्ररी, अगर कुछ और नहीं लिखा गया, अगर ये लिखा कि मैं मर गया और मेरे जो घर वाले हैं लीगल एयर है वो देंगे तो देंगे, ठीक है। The death of surety operates as a revocation of the continuing guarantee as to the future transactions। इंपॉर्टेंट बात के फ्यूचर की ही बात करें, पिछले के लिए तो वो फिर भी लायबल है और उसके लीगल एयर भी है, ठीक है। टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ द श्योरिटी, however surety the state remain liable for the past transactions which have already taken place before the death of the surety। yes, example, as guarantee C for the transaction to be done between C and P। C और P के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, C S कहता है मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट मंथ। आफ्टर 5 days S died। Now guarantee is revoked for future transaction, but as his state will be liable for the previous 5 days, जो 5 दिन के अंदर जो भी कुछ हुआ। By novation, novation याद दिलाओ। Same parties, new contract, वो वैसे ही बोल दिया मैंने। Yes, new parties, old contract, very good। The surety under original contract is discharged। मेरी बात सुनो, अगर तुमने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो क्या श्योरिटी लायबल रहेगा? नहीं, लेकिन वो लायबल दोबारा से किया जा सकता है जब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में उसका असेंट लिया गया है, उसको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको बिना बताए तुमने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया या प्रोविजंस चेंज की, तो जो श्योरिटी है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर बेटा कॉन्ट्रैक्ट वही है, तुमने पार्टीज चेंज कर ली, मतलब पहले बी को देता था, बी नहीं सी को दे रहे, तो क्या फिर से श्योरिटी रहेगा क्या? गारंटी लायबल नहीं, नहीं रहेगा ना, पार्टी चेंज होगी कुछ। The surety under original contract is discharged if a fresh contract is entered between the same parties or between other parties, ठीक है। The consideration being mutual discharge of the old contract, तो ये माना जाएगा कि old contract जो है वो discharge हो चुका है। As guarantee C for the payment of supply of wheat to be done by C and P for the next month। C and P ने जो भी supply किया होगा उसकी गारंटी कौन दे रहा है? S। After 5 days a new contract बना लिया, चेंज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। एस गारंटी सी फॉर द पेमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ राइस, पहले क्या था बेटा? वीट था, ठीक है। तो कह रहे हैं है द गारंटी इज रिवोक्ड फॉर द सप्लाई ऑफ वीट, लेकिन फ्रेश में भी उसने गारंटी दे दी ना, तो राइस के लिए तो लायबल है, लेकिन वीट के लिए क्या लायबल है? नो, समझ गए? तो 3 क्या है बच्चे? बाय रेवोकेशन। रेवोकेशन जो है कैसे कैसे हो सकती है बच्चे? पहले तो बाय नोटिस, दूसरा बाय डेथ, एंड तीसरा क्या है? बाय नोवेशन, ठीक है। वेरी गुड, लर्न कर लेना आज हेडिंग्स, आज ही फिनिश, ठीक है। बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने, मैंने बताया, चेंज कर दिया, अगर कोई भी चेंजेस कर दिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वेरिएंस कर दी, देखो नोवेशन होता है म्यूचुअली, दोनों पार्टीज बैठी और उन्होंने मिलके कोई डिसीजन लिया, नोवेशन तभी होता है ना, म्यूचुअल डिस्चार्ज पढ़ा था हमने। ये है वेरिएंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिटर ने किया, ठीक है, सिर्फ क्रेडिटर। तो ऑब्वियसली नॉलेज नहीं, अगर श्योरिटी को उसने अग्री नहीं किया तो क्या वो फिर भी लायबल होगा? नहीं होगा। वेर लेकिन ऑल्ट्रेशन भी बच्चे म्यूचुअल होता है ना, क्या ये म्यूचुअल की बात कर रहे हैं? कह रहे ओनली बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर विच इज नॉट म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स डेटर एंड क्रेडिटर दोनों बैठे, दैट इज नोवेशन में इन्होंने एक इकट्ठे कर दिया ऑल्ट्रेशन, ठीक है, समझ गए?
अब कह रहे हैं where there is any variance in the terms of contract between principal debtor and creditor without surety's consent, कोई भी changes हुए, variation हुए क्रेडिटर की साइड से जिसकी वजह से डेटर और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वेरी हुआ, चेंज हुआ, लेकिन श्योरिटी को नॉलेज, ठीक है, it would discharge the surety in respect of all the transactions taking subsequent this variance, पहले वाले के लिए तो लायबल रहेगा, बाद के लिए लायबल नहीं रहेगा। A becomes surety of B, ठीक है, बिकम श्योरिटी टू सी फॉर बी। ए कौन है बेटा, श्योरिटी है, सी कौन है, क्रेडिटर है, बी कौन है, प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। इन सीज बैंक, बी क्या करेगा, मैनेजर रहेगा। आफ्टरवर्ड बी एंड सी विदाउट एज कंसेंट दैट द बी सैलरी शैल बी रेज्ड, अपने आप से बी की सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, एंड दैट ही शैल बी लायबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेस एंड ओवरड्राफ्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ऐसे चेंज कर दिया। B allows the customers to overdraw and and the bank loses sum of money. A is discharged from his suretyship by the parents without his consent and not liable to make good terms. अब मेरी बात सुनो, और ज्यादा तुम्हारे को एक हेल्प कर दूं छोटी सी, लिखी अलग से नहीं है, पर नोवेशन में हमें ये समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि श्योरिटी जो है वो पुराने वाले के लिए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से न्यू कॉन्ट्रैक्ट में भी, न्यू में भी यही गारंटी दे रहे हैं, ओल्ड से न्यू में जा रहे हैं, तो तीनों की तीनों पार्टीज, ऑल थ्री पार्टीज आर ओके। लेकिन जो पुराने वाले के लिए अब नो श्योरिटी है ना, यही फर्क है, और इसके लिए न्यू श्योरिटी है, यस है अंशिका। नीचे वाले में क्या हो रहा है, विदाउट विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी है, मेन बात ये है फर्क, ठीक है। अगर केस स्टडी में आएगा तो अकॉर्डिंगली लिख दोगे, लिख दोगे। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, बेटा अगर अगर मेरी बात सुनो, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कह दिया कि तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो कह रहे श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाए। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड इफ द क्रेडिटर एंटर्स इनटू फ्रेश और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड, प्रिंसिपल डेटर को बोलते हैं तो पैसे मत दे, ठीक है। और डज एनी एक्ट, या नहीं करी एक्ट, ओमिशन, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया जिस वजह से, जिसका रिजल्ट यह है कि प्रिंसिपल डेटर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, काम, माल गंदा दे दिया, टाइम पे नहीं दिया, ठीक है, या फिर कुछ भी और एक्सवाइजी जिस वजह से प्रिंसिपल डेटर जो है वो अगर डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। A contracts with B for a fixed price to build a house for B within a stipulated time period. B supplying the necessary timber, C guarantee, C कौन है, guarantor है, B कौन है, creditor है, A कौन है, debtor है ना। Guarantees A's performance of contract, ये debtor जो है पैसे देगा, है ना। B omits to supply the timber, क्या उसके बाद C जो है श्योरिटी बना रहेगा, नहीं, तुमने टाइम पीरियड में अगर डिलीवरी नहीं दी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। A gives a guarantee to C for the goods to be delivered to B. Later on, B contracts with C to assign his property to C in lieu of the debt. उसके बाद क्या हो बच्चे, A ने गारंटी दी C को, ठीक है, कि जो भी B ने जैसे माल लिया ना उसके पैसे मैं दूंगा। बाद में क्या हुआ, C ने क्या करा बच्चे, C ने B को बोला कि तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रख दे, क्या ये अलाउड था, नहीं था, तो श्योरिटी क्या है, डिस्चार्ज हो जाए। ए जो है, ही विल बी डिस्चार्ज्ड। ठीक है अंशिका, हाँ हाँ, एग्जाम्पल 21 में अप्लाई हुआ, टाइम बार तो है ही नहीं है मुझे, टाइम बार होता है 3 इयर्स से ज्यादा हो गए, ये टाइम पीरियड के अंदर नहीं दिया, टाइम पीरियड मींस एक हफ्ता 2 दिन, जितनी देर भी कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि तू 2 दिन के अंदर अंदर माल बेचती हो, 5 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर बेच दो, टाइम बार इज 3 इयर्स, ठीक है।
देखा गया बच्चे विद इन स्टूपुलेटेड टाइम पीरियड, और हम परफॉर्मेंस की बात पूरा यूनिट पढ़ चुके हैं। अगर टाइम पीरियड के अंदर अंदर परफॉर्मेंस नहीं हुई, then the debtor is then the other party is discharged from accepting the performance. If the other party is discharged, do you think the surety will still be liable? ठीक है ना? Discharge of surety when the creditor compounds with, gives time to or agrees not to sue principal debtor. कह रहे श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा? जब क्रेडिटर ने ना डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया पैसे देने के लिए। अब श्योरिटी ने तो कहा था अगर ये महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। अब तुमने श्योरिटी को बताया नहीं और डेटर को तुमने एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे दिया पैसे देने के लिए, तो कह रहे फिर तो उसी से ले। ठीक है, और अग्रीज नॉट टू सू, या बोल दिया मैं तेरे को सू नहीं करूंगा, ये तो ऊपर वाला पॉइंट आ गया कि प्रिंसिपल डेटर को बोल दिया कि मैं सू नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। A contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes composition with, composition means changes कर रहे हैं, composition is basically कि कुछ और, हाँ कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है, और विद और promises, या promise कर दिया कि मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, और ये या फिर ये बोल दिया कि मैं तुम्हें सू नहीं करूंगा, तो श्योरिटी इज ऑल्सो डिस्चार्ज अनलेस द श्योरिटी असेंट्स टू द सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर श्योरिटी ने यस कर दी तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया ना। अगर गारंटर ने धृति बोल दिया कि ठीक है अगर इसने 1 महीने में और पैसे नहीं दिए तो फिर भी मैं दे दूंगा, तो वैलिड है। Composition, if the creditor makes a composition to the principal debtor without consulting the surety, the latter is discharged. Composition किया और surety को नहीं पता तो surety जो है discharge हो जाएगा। Composition is inevitably involves variation of the original contract and therefore the surety is discharged. ठीक है, वेरिएशन आई है, ऑल्ट्रेशन जो आप कह रहे थे, ठीक है, उसको पता नहीं है इसलिए डिस्चार्ज। हाँ। प्रॉमिस टू गिव टाइम, टाइम देने के लिए अगर एक्स्ट्रा टाइम दे दिया फिर से वही बात है बच्चे। Accordingly, one of the duties of the creditor towards surety is not to allow the principal debtor more time period. ठीक है, promise not to sue if the creditor under an agreement to the principal debtor promises not to sue him. तो मतलब एक तरह से तुम श्योरिटी के साथ गलत कर रहे हो ना, धोखा दे रहे हो। पैसे देने के लिए लायबल कौन है? डेटर, क्योंकि फायदा तो उसने उठाया, लेकिन तुम उसको कह रहे हैं कि कोई नहीं तू पैसे ना दियो तेरे अगेंस्ट केस नहीं करूंगा, हम तो श्योरिटी को पकड़ेंगे, कह रहे हैं वो अनलॉफुल है। केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज आया है, ठीक है। तुम्हारी अकाउंट्स की अच्छा 2 बजे, और लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा, मेरी चंडीगढ़ में 1 o'clock क्लास, 15 मिनट्स पढ़ा दूं तो चलो, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, surety not discharged when the agreement made with the third person to give time period to principal debtor। आप कह रहे श्योरिटी अगर कब डिस्चार्ज नहीं होगा? जब अग्रीमेंट किया हमने थर्ड पर्सन, किसी और इंसान के साथ, टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person, किसी और इंसान को बोल दिया, ठीक है। समझा रही हूँ बेटे, लेट मी गेट टू इट। फिर से एक बार रीड कर रही हूँ, क्या बोल रहे हैं? श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा अपने ऑब्लिगेशन के लिए? जब अग्रीमेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ किया गया है कि प्रिंसिपल डेटर को टाइम दिया जाए। एग्जाम्पल है, ए है, तो सॉरी सी है और बी है, ठीक है। ए ने गारंटी दी कि ये जो है बिल रिसीवेबल आपको पैसे दे देगा। अब क्या हुआ बीच में, वो देना कितने दिनों में था? 60 दिनों में, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, मिस्टर एम आ गया, उसने कहा कि अगर ये पैसे तुम्हारे को नहीं देगा ना, अगर नहीं देगा तो 15 दिन के बाद मैं पैसे दूंगी, ठीक है। तो उस केस में कह रहे हैं 60 डेज के लिए क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? नहीं होगा 60 डेज के लिए। सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी टू बी एंड एक्सेप्टेड बाय बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम टू गिव हिम टाइम। किसको देना टाइम? बी को।
बी कौन है? डेटर है, ठीक है। ए इज नॉट डिस्चार्ज्ड, ए इज नॉट डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑब्लिगेशन फॉर 60 days। ठीक है, समझ आ गई ना? क्रेडिटर्स forbearance to sue does not discharge surety। क्रेडिटर्स forbearance to sue does not discharge the surety। कह रहे mere forbearance on the part of the creditor, वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था, अग्रीमेंट था। सिर्फ यही कह देना कि चल ठीक है, मैं तेरे अगेंस्ट जो हूँ पुलिस में कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा, तू मुझे पैसे ला के दे दे, तो क्या उससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है? जहां अग्रीमेंट की वहां हो जाए। Mere forbearance of the creditor not to sue principal debtor or to enforce any remedy against him does not, in the absence of provision of the guarantee to the contrary, जब तक कि कुछ और नहीं कहा गया था, it will not discharge the surety। Example, B owes to C a debt guaranteed by A। The debt becomes payable. C does not sue B for a year after the debt has become payable. A is not discharged of his surety। When he will be discharged? When there was an already prior agreement that I will not sue you। देखो मैं दिखा देती हूँ। Agrees not to sue। ठीक है ना? अग्री किया हुआ था, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया था श्योरिटी के साथ गलत करने के लिए। अब वहां पे उसने सिर्फ पुलिस में केस नहीं किया, तो उससे क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? कह रहे नहीं होगा। क्या? Discharge of surety by the creditors act or omission impairing surety's eventual remedy। देखो यहां पे क्या था बच्चा? Discharge of surety when creditor compounds with give times or agrees। ठीक है, यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं? Discharge of surety by creditors act or omission impairing, मतलब खराब कर रही है श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी। क्या होती है इवेंचुअल रेमेडी? कि उसने जो प्रिंसिपल डेटर से हो सकता है कुछ गिरवी रखवाया हो अपने पास, ठीक है, और तुम वो ही जो हो बेच दो या कुछ भी कर लो, तो क्या श्योरिटी फिर लायबल होगा तुम्हें पैसे देने के लिए? नहीं। देखते हैं, यही है इसका मतलब, आगे बढ़ लेते हैं। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, मतलब जहां पे राइट्स ऑफ श्योरिटी इफेक्ट हो रही है, या omit करता है any act which is the duty of the surety requires him to do, and eventually remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged। कि अगर वही एग्जांपल मैंने आपको दिया, से सपोज एक बैंक है, ठीक है बेटा, बैंक ने मिस्टर एफ को कोई गारंटी दी थी, तो ये प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है। बीच में कह लो एक कोई मिस्टर एम है, उसने गारंटी दी, ठीक है, और उसने क्या किया था? इसकी प्रॉपर्टी के कागज अपने पास गिरवी रख दिए थे, जो कि बैंक ने अब इससे ले लिए हैं कागज, ठीक है। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या फिर मिस्टर एम लायबल होगा? नहीं। जब तुमने प्रॉपर्टी सिक्योर ही कर लिया ये, तो इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना। तो कह रहे ठीक है, फिर मैं डिस्चार्ज रूम के बीच में पढ़ू। क्वेश्चन आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। प्रांजल फोन मत यूज करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बाद में देखो, ये बार बार क्या रिपीट करेंगे, है ना? ये सिर्फ मैं बाद में ऊपर ऊपर से बताऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस इंटायरली, ठीक है। In a case before the Supreme Court of India, a bank granted a loan on security of the stock in the Gujarat। ठीक है, एक बैंक ने क्या किया था बच्चे? लोन दिया था स्टॉक के अगेंस्ट, इन्वेंट्री के अगेंस्ट, हो सकता है कोलैटरल सिक्योरिटी हो सकती है। द लोन वाज गारंटीड बाय द श्योरिटी। The goods were lost from the godown on account of negligence of the bank official। अब बैंक के ऑफिशियल्स की वजह से, अगर बैंक के ऑफिशियल्स की वजह से बच्चे चोरी होगी इन्वेंट्री, तो एक तरह की सिक्योरिटी पड़ी थी ना, कि अगर तुम्हें वो पैसा ना देता, मैं देता, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के मैं पैसे अपने निकाल लेता पूरे, ऐसे करता ना। अब बैंक ऑफिशियल्स मतलब कि क्रेडिटर की गलती की वजह से श्योरिटी को नुकसान होगा ना, वो थोड़ी ना तुम्हारे को पैसे देगा, ये तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है। तो द श्योरिटी वाज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक लॉस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, A puts M as an apprentice to B। A ने मतलब श्योरिटी है, M को डेटर है,
क्या करा, बी के पास ट्रेनिंग के लिए लगाए, एंड गिव्स गारंटी टू बी, क्रेडिटर को बोल दिया कि एम जो है वो अच्छा है, चोरी वोरी नहीं करेगा फिडेलिटी के लिए, फिडेलिटी मतलब चोर वोर नहीं है। B promises on his part that he will at least once a month see M make up the cash. उसके बाद उसने ये भी कहा श्योरिटी ने कि मैं, श्योरिटी ने नहीं सॉरी बी ने, जो भी ओनर था, कि मैं महीने में एक बार ही देखूंगा, चेक करूंगा कि एम ने क्या सारा का सारा कैश रखा है कि नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने महीने में नहीं देखा और फिर चोरी कर ली उसने, तो क्या उसमें अब गारंटर की गलती है? वो तो तब था ना जब महीने के बाद तुम चेक करते हो, चोरी निकलती। B omits to see this done as promised and M embezzles. उसने चोरी कर ली। A is not liable to be on his guarantee. ठीक है बेटा, हमें यहाँ रोक रही हूँ, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे।